हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। और थोड़ा अभी हम जो केमिकल बॉन्डिंग को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारी चीजें जो है हमें पढ़नी भी है साथ साथ में। और बहुत सारी चीजों को हमें इनके साथ सिंक्रोनाइज करना है। तो आपको ये जो तरीके से दिख रहा है ना, आपको ये पेज इसी तरीके से दिखेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे आपको ये जो ब्लैंक स्लाइड है, यहाँ पे मैं आपको अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर नोट्स बना सकते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग के। काफी हार्ड हार्ड टॉपिक है, तो इसमें मैं बता दूंगा कि आपको किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। और मैं इसको 4 टॉपिक में करूंगा। पूरे 122 क्वेश्चन है इसमें, और मैं इनको 4 पार्ट में पढ़ाऊंगा। मतलब हर एक पार्ट में मैं लगभग मेरे 30 क्वेश्चन में करूंगा, और 30 क्वेश्चन के इंक्लूडिंग जितनी भी थ्योरी हमारी आती है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में पहला जो मेरा क्वेश्चन है ऑक्टेट रूल का है। तो मैं आपको एक बार ऑक्टेट रूल को बता देता हूँ कि आपका ऑक्टेट रूल होता क्या है। और ऑक्टेट रूल इज ऑब्जर्व इन, तो आपको ऑक्टेट रूल किसके अंदर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आप ऑक्टेट रूल की यहाँ पे मैं एक बार बात कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑक्टेट रूल क्या होता है मेरा। ऑक्टेट रूल की अगर मैं बात करूं, जो मेरा ऑक्टेट रूल होता है, ऑक्टेट रूल की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हो जाता है, सिर्फ आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखने चाहिए, तभी जाके आपका लुईस या फिर आपका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। क्या दोनों कंपाउंड का मिलाकर यहाँ पे ऑक्टेट यहाँ पे आपका होना चाहिए। तो कितना? 8 इलेक्ट्रॉन का मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन, हर एक कंपाउंड के 8 इलेक्ट्रॉन मिलाकर यहाँ पे आपका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। इस तरीके से जब आप लिखोगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कि दोनों में भी 8 इलेक्ट्रॉन मिलकर होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं CO2 स्ट्रक्चर लूं, तो CO2 का अगर आप डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो किस तरीके से बनाओगे? इस तरीके से, इस तरीके से। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपकी कितनी वैलेंसी होती है आपके ग्रुप के अंदर। अगर मैं वैलेंसी की अगर मैं बात करूँ तो आपको वैलेंसी प्लीज याद रखनी है कि बोरॉन में कितनी होती है, कार्बन में कितनी होती है, हाइड्रोजन में कितनी होती है। ये सब वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, तो वो भी लिख लो यहाँ पर नोट डालकर। यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो इनकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके अंदर जो भरने वाले, वो उनकी वैलेंसी होती है। तो इसमें 1 होती है, इसमें 2 होती है, इसमें 3 होती है, इसमें 4 होती है, इसमें 5 होती है, इसमें 6 होती है, इसमें 7 होती है और इसमें 8 होती है। तो इसकी ये वैलेंसी होती है। इस तरीके से जब अभी आपको वैलेंसी याद रखोगे तो आपको आसानी से चले जाएगा। तो ये वैलेंसी याद रखनी है। अब मैं इसमें ऑक्टेट रूल बता रहा था आपको कि ऑक्टेट रूल कैसे बनाना है, आपको कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वैलेंसी आपको याद रखनी है, इसी से आप डॉट स्ट्रक्चर बना पाओगे। ठीक है, तो मैंने CO2 की यहाँ पे पहला एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो पहला क्या आ जाता है मेरा CO2। तो CO2 की यहाँ पे बात कर लेते हैं। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कितने एंगेज हो गए? यहाँ पे 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, यहाँ पे C का भी 2 बॉन्ड और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की 2 बॉन्ड। तो मेरे कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर लगा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4, और यहाँ पे वैलेंसी 4 कमजोर है। 1 2 3 4। ठीक है, ऑक्सीजन की यहाँ पे कितनी चाहिए थी मेरे को? कितनी चाहिए थी? 6। यहाँ पे 2 2 तो है, और इसमें बाकी की 4 जो क्या आएंगे मेरे लोन पेयर आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लोन पेयर देखने को मिलेंगे। तो अभी आपको 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर रहा है कि नहीं? मेरा ये जो ऑक्सीजन है, ये मेरा ये वाला इस तरीके से मेरा ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। ये वाला जो मेरा ऑक्सीजन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन इंक्लूड करके ये मेरा ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। और अगर मैं कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कार्बन भी मेरा इस तरीके से ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ढूंढना है। तो ऑक्टेट रूल में देख रहे हैं ऑक्सीजन में कितने एटम है? 1 2 3 4 5 6 7 8। दो कार्बन के आ गए, इसमें भी 8, इसमें भी 8, और कार्बन की भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। अगर आपको 8 इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा देखने को मिलता है, अगर आपको 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है तो क्या होगा? मेरा हाइपोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, हाइपोवेलेंट कहलाएगा। और अगर मेरे 8 इलेक्ट्रॉन से हाइपो नहीं हाइपर, सॉरी, क्या हो गया? हाइपर होगा यहाँ पे, हाइपर वेलेंट। और अगर मेरा 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम आ गया तो ये मेरा क्या होगा? हाइपोवेलेंट होगा। क्या होगा? हाइपोवेलेंट। हाइपोवेलेंट क्या होगा? हाइपोवेलेंट। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपका जो ये ऑक्टेट रूल के बारे में यहाँ पे मैंने बता दिया, पूरा जितना भी ऑक्टेट रूल के बारे में था यहाँ पे सब चीज मैंने यहाँ पे बता दी। तो इस तरीके से आपको ऑक्टेट रूल याद रखना है। ठीक है, ऑक्टेट रूल के अलावा यहाँ पे ये सब चीज आपको पता चल गई, आप सारे ऑक्टेट रूल के सवाल कर लोगे। इतने से आपका पूरा ऑक्टेट रूल के सवाल सारे ही बन जाएंगे। जैसे अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ऑक्टेट रूल इज ऑब्जर्विंग। तो मेरा PCl5 है। PCl5 की अगर मैं बात करूँ तो मेरा एक और चीज यहाँ पे बताने लगी, इसके नीचे जितने भी ग्रुप आएंगे सबकी वैलेंसी कितनी होगी? लास्ट में 5 होगी। ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन फैमिली की सबकी वैलेंसी कितनी होगी? 6 होगी। इस तरीके से याद रखना है। तो मेरा PCl5 पी कौन से ग्रुप में आता है? मेरा नाइट्रोजन के ग्रुप में आता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे PCl5 लग रखा है। तो यहाँ पे मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं पी के ऊपर? एक Cl, एक Cl, एक Cl, एक Cl, ये एक Cl और ये एक Cl और ये एक Cl। तो मेरे जो इसके 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एकदम कंप्लीट है। ठीक है,
5 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है यहाँ पे 5, और जब मैं इसका ऑक्टेट बनाऊंगा तो मेरे को कितने दिखेंगे, एक और 5 आ जाएंगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और 5 आने के दिखेंगे कार्बन के फास्फोरस के ऊपर, तो इसमें कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे तो ये क्या हो गया मेरा हाइपरवैलेंट हो गया, क्या हो गया ये हाइपरवैलेंट कंपाउंड हो गया। इसी के साथ बोरॉन की अगर मैं बात करूं, बोरॉन की क्या आ जाएगी, बोरॉन की क्या आ जाएंगे 3 Cl लग जाएंगे इसके ऊपर, 3 Cl लग जाएंगे। 3 Cl की अगर मैं बात करूं 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए, और 3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बोरॉन का क्या हो गया 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, तो मेरे क्या हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन अगर देखने को मिल रहे हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा हाइपोवैलेंट हो जाएगा, हाइपोवैलेंट देखने को मिलेगा। हाइपोवैलेंट अगर मेरा ये हो जाएगा तो ये भी मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है, ये भी मेरा ऑक्टेट नहीं कर रहा है। CF6 में भी SF6 में भी सेम चीज देखने को मिलेगी हमारा, आपको SF6 में भी सेम चीज देखने को मिलेगी, आपको प्लीज इस तरीके से आपको याद रखना है। तो मेरा जो SF6 की अगर मैं बात करूं, SF6 की मैंने अगर आपको यहाँ पे बात की थी, तो SF कौन से ग्रुप में आता है मेरा, S कौन से ग्रुप में आता है मेरा बता दीजिए। एस मेरा सल्फर है, ऑक्सीजन फैमिली में आता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन थे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 और 6 मेरे यहाँ पे कितने हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे मेरे, तो ये कैसा हो जाएगा हाइपरवैलेंट देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा हाइपरवैलेंट, तो ये भी मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो मेरा आंसर क्या जाएगा सेकंड आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी तरीके से आपको करने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए आपको करेक्ट चीज क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिकम मोर देन द न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, तो आपको क्या है न्यूक्लियर अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की मोर हो जाती है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन नहीं, अगर मेरी इलेक्ट्रॉन की अगर मेरी जो अट्रैक्शन है अगर वो बढ़ गई तो मेरा रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अगर बढ़ जाएगा तो मेरा बॉन्ड कैसे बनेगा, रिपल्शन अगर मेरा बढ़ जाएगा तो बॉन्ड कैसे बनेगा, न्यूक्लियर का जो इनके अंदर जो बॉन्ड जो बनते हैं ना इनके अंदर न्यूक्लियर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, तब जाके आपका ये चीज होता है। तो यहाँ पे क्या होगी एनर्जी कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए एनर्जी यहाँ पे कम होनी चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कम होनी चाहिए, तो तब जाके आपका न्यूक्लियर का अट्रैक्शन ऐड हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे बॉन्ड बनते हैं, तो एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज होनी चाहिए तब जाके हमारे केमिकल बॉन्ड बनते हैं। अगर एनर्जी अगर डिक्रीज नहीं होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी तो रिपल्शन ही होने लग जाएंगे, तो न्यूक्लियर के बीच में अट्रैक्शन का चांस ही नहीं आएगा। जब न्यूक्लियर का अगर आपको अट्रैक्शन करना है, न्यूक्लियर को अट्रैक्शन अगर आपको करना है तो आपको एनर्जी कम करनी पड़ेगी, जब तब जाके आपका न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होगा, तब जाके आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसको इसी तरीके से हमें पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम alternative force for which hold the various constituent together with the different chemical species is called। अभी हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे तो केमिकल बॉन्डिंग का आंसर जाएगा कि attractive forces जो है हमारे टुगेदर डिफरेंट केमिकल स्पीसीज को एक साथ लाकर जोड़ते हैं, तो हमारे कौन से होते हैं केमिकल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम वीकेस्ट बॉन्ड, सबसे ज्यादा वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, तो मैं अगर मैं बता दूं आपको आयोनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, ये मेरे कैसे होते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। और मेरा एक और बात करेंगे हम कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे वीक बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं मेरे, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएंगे, ये मेरे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएंगे, और ये मेरे हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे हो जाएंगे एकदम वीक बॉन्ड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वीक बॉन्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द कंडीशन फेवर्ड बाय द बॉन्ड फॉर्मेशन, हमारी जो कंडीशन है बॉन्ड फॉर्मेशन में अभी हमने देखा जो हमारी कंडीशन है वहां पे एनर्जी आपको एकदम कम चाहिए और ताकि अट्रैक्शन ज्यादा हो सके। तो आपको जहां पे एनर्जी कम दिखे मिनिमम एनर्जी, हाँ एकदम सही है, और मैक्सिमम अट्रैक्शन, तो मेरा थर्ड आंसर यहाँ पे जाएगा। अभी हमने देखा यहाँ पे एनर्जी कम होगी, जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। एक्सपांडेड ऑक्टेट इज प्रेजेंट इन, तो एक्सपांडेड ऑक्टेट की अगर बात करें तो एक्सपांडेड का मतलब ही मेरा क्या होता है, एक्सपांडेड का मतलब होता है मेरा हाइपरवैलेंट पूछ रहा है, ये हाइपरवैलेंट ऑक्टेट कौन सा होगा, तो मेरा ये सब चीजें पूछ रहा है। तो मेरे को अभी SF6 का हमने देखा था हमारे अंदर कितने 12 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है, तो SF6 मेरा आंसर जाएगा, ये भी जाएगा। इसके अंदर की अगर मैं बात करूं PCl5 की, अब भी देखा हमने इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। IF7 की अगर मैं बात करूं तो IF7 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपको 14 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो IF7 को आपको नहीं दिखाना मैंने, यहाँ पे F हो जाएगा, यहाँ पे एक 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 F हो जाएगा, और यहाँ पे एक और F ले लो आप। इस तरीके से पूरे 7 F प्रेजेंट होते हैं, और सबका अगर आप एक एक इलेक्ट्रॉन अगर जब करने लगोगे, सबके इलेक्ट्रॉन अगर गिनोगे तो आपको 14 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपांडेड ऑक्टेट का मतलब है ऑल ऑफ दिस। ऑक्टेट का मैंने बता दिया, जैसे आपको बता दिया सारे आंसर आपके यहाँ पे एक चीज का बताने के बाद आपके सारे ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग, मेरी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या हो जाता है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या बता रहे हैं ऑक्टेट रूल के हाइपोवैलेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या हाइपोवैलेंट। ऊपर हमने किसकी बात की, हाइपरवैलेंट की बात की ना हमने, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने हाइपरवैलेंट की यहाँ पे बात की, अभी हम किसकी बात करेंगे, हाइपोवैलेंट की यहाँ पे बात करेंगे। हाइपोवैलेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपके कम होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन से। तो PH3 की अगर मैं बात करूं तो PH3 कैसा होता है मेरा,
यहाँ पे H, यहाँ पे एक H बनेगा, यहाँ पे एक H बनेगा, और यहाँ पे इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें एक दो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हाइपोवेलेंट में ये भी मेरा ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। CH3 C2H6 की अगर बात करूँ यहाँ पे, ये भी मेरा ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। NH3 भी मेरा ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, जैसे अगर PH3 कर सकता है तो NH3 भी क्यों नहीं, ये तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, तो मेरा हाइपोवेलेंट पूछा है, तो मेरा आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, मेरा जो आंसर यहाँ पे जाएगा, मेरा आंसर यहाँ पे थर्ड जाएगा, क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है। बोरॉन का कितना होता है आपको अभी बताया था मैंने, बोरॉन की जो मैंने वैलेंसी बताई थी, 3 बताई थी, यहाँ पे 3 वैलेंसी यहाँ पे बताई थी, तो यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, तो 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके आ गए और कोई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं मेरे को BH3 में, तो मेरा ये जो है हाइपोवेलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी डिफाइंड एज, जो मेरी लोन पेयर होते हैं उनके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनके अंदर लोन पेयर के अंदर ये जो इस तरीके से लोन पेयर होते हैं, इनके अंदर नॉन बॉन्डिंग पेयर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग पेयर देखने को मिलते हैं। कैसे होते हैं, हमारे नॉन बॉन्डिंग पेयर होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर। डू नॉट हैव पर्टिकुलर इन बॉन्डिंग आर कॉल्ड लोन पेयर, यस दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग पेयर होते हैं, तो मेरा सेकंड आंसर यहाँ पे चले जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर विच फॉलो द ऑक्टेट रूल, हमारा कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। NO की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे NO के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे NO का कैसे स्ट्रक्चर बनेगा मेरा, यहाँ पे जो NO का जो स्ट्रक्चर बनेगा, NO2 की अगर मैं बात करूँ तो ये NO2 होगा, NO नहीं होगा, क्या होगा ये NO2 होगा, इसको आप इरेज कर लेना। तो इसमें एक चीज आपको, एक और चीज मेरी बताना भूल गया मैं, अगर आपको ऑड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करता हूं मैं यहाँ पे, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, क्या देखेंगे हम, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ ही ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को याद रखना है, इसके अलावा आपको कोई भी स्पीसीज आपके पूरे 11 चैप्टर में और 11th के बाद आप 12th में भी जाओगे तो आपको इनके अलावा कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन सी होती है, ClO2, ठीक है, NO2, ठीक है, NO, ठीक है, CH3, ठीक है, CF3, ये मेरे और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का क्या होता है, एक और बार लिख लेता हूं मैं अच्छे से, क्योंकि आपको मेरे को नोट प्रोवाइड करना है और बहुत गंदा लिख रहा हूं मैं एक्चुअली, ये थोड़ा सा बोर्ड है, थोड़ा सा मेरे को न्यू है, हैंडी नहीं है। तो और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यहाँ पे मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इसके अलावा आपको कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज देखने को नहीं मिलेगी। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है बॉडी ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं स्पीसीज में, बॉन्डिंग शो नहीं करते, तो ये इनके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन आफ्टर, इसको मैं रेड पेन से लिख लेता हूँ, रेड पेन से करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आफ्टर क्या बात कर रही है, आफ्टर बॉन्डिंग, यहाँ पे आफ्टर बॉन्डिंग ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी, और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज यहाँ पे शो होंगी। इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं यहाँ पर, ऑल इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, मतलब 3 रह जाएंगे, कभी 5 रह जाएंगे, कभी 7 रह जाएंगे, रह जाते हैं बॉन्डिंग। तो ये लोग बॉन्डिंग शो नहीं करते, क्या करते, ये बिल्कुल भी बॉन्डिंग शो नहीं करते, किसी भी अदर एलिमेंट के साथ शो नहीं करेंगे, ये बॉन्डिंग बिल्कुल भी शो नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, इसी के तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हमने देखा ClO2, ये NO ही होगा, मैंने ये वाला ऑप्शन देखा नहीं था, ये NO ही होगा, ठीक है, NO होगा। उसके बाद ये वाला जो है ClO2 भी आपको पता होगा कि मेरा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये भी NO भी मेरा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये भी मेरे ये जो तीनों भी है मेरे कैसे है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये जो है मेरा ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, तो इसका मेरा आंसर क्या चले जाएगा, मेरा इसके अंदर मेरा आंसर चले जाएगा 4th CClO4। इसके अंदर CClO4 की अगर मैं बात करूं तो 8 इलेक्ट्रॉन आपको अच्छी तरीके से देखने को मिलेंगे, तो ये मेरे ऑक्टेट को फॉलो कर रहे हैं, तो ये मेरा ऑक्टेट रूल हो जाएगा। इसी के साथ आपने क्या कर लिया, यहाँ पे पढ़ लिया कि किस तरीके से हमारे होते हैं। उसके बाद बॉन्डिंग देखेंगे, हमें बॉन्डिंग बनानी है कि किसके अंदर कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर कितना बॉन्ड हमें बनानी है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ट्रिपल बॉन्ड, आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन कौन से बॉन्ड के अंदर आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे N2 के अंदर आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, O2 जो है आपका सिंगल बॉन्ड में मिलता है, और Cl आपका डबल बॉन्ड में, और Cl आपका सिंगल बॉन्ड में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इस तरीके से जब याद रखोगे, आपने स्ट्रक्चर देखा भी होगा कि आपका जो है N जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें स्टेबल रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन द
ईच नाइट्रोजन आर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में मेरे को सबके फॉर्मल चार्ज निकालने हैं। अभी डॉट स्ट्रक्चर दिखाया मैंने अभी आपको ऑक्टेट रूल में बताया था। इसके कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसके अंदर, एन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं प्लीज बताएंगे आप, बताएंगे एन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मेरे रहते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे यहाँ पे 6 और ये 7 और 8। तो इस तरीके से ये मेरा इस तरीके का मेरा यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना रहा है। इस तरीके से ये भी मेरा इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बना रहा है। और उसके बाद यहाँ पे भी एक और क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी। तो आपको कितने एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एक एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4। आपको कितना एक एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है कि कम देखने को मिल रहा है? यहाँ पे एक कम देखने को मिल रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ पे +1 आ जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गया है। यहाँ पे भी मेरे 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ गया, तो -1 चार्ज देखने को मिलेगा। तो आपको पता है ना चार्ज कैसे होते हैं, जितने चार्ज है उतने से माइनस करो। तो जो मेरा चार्ज आ जाता है एक फॉर्मल चार्ज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके ऊपर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर जितने भी चार्ज है फ्री स्ट्रक्चर के अंदर, उसके फ्री स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी चार्ज है उसमें और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चरल चार्ज में से माइनस करो, तो अब जाके आपका वैलेंस चार्ज है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, वैलेंस चार्ज के बारे में अच्छे से मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपको जरूरत नहीं वैलेंस चार्ज की, ठीक है ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको अच्छे तरीके से बता दिया मैंने। -1 +1 -1 -1 +1 -1 मेरा सेकंड आंसर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर N2O। तो आपका N2O का अगर मैं बात करूं, यहाँ पे N2O का डॉट स्ट्रक्चर जो होता है, तो आपको दो तरीके के N2O के यहाँ पे लिख ही देता हूं मैं आपको, यहाँ पे बना के दे ही देता हूं। यहाँ पे जो नोट्स के अंदर लिख लो, N2O के दो स्ट्रक्चर बनते हैं, आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। यहाँ पे एक N2 की अगर मैं बात करूँ, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, इस तरीके से आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनके अंदर चार्जेस कैसे होते हैं, इसके अंदर -1 होता है, इसके अंदर +1 होता है और इसके अंदर 0 चार्ज होता है। तो ये कैसे होता है, लेस स्टेबल होता है। कैसे होता है, लेस स्टेबल हो जाता है। तो और एक और स्ट्रक्चर इसका जो बनता है, एक और स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है N के साथ और सिंगल बॉन्ड बनाता है O के साथ। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन की यहाँ पे वैलेंसी हो जाती है 0, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1। ये मोर स्टेबल होते हैं। क्या हो जाते हैं, मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल क्यों हो जाते हैं, ये चीज आपको पता होगी कि नेगेटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर आपका नेगेटिव चार्ज आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर देखने को, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर देखने को अगर मिलेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, वो कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा। इसलिए आपका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पे एक और आपका नोट यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये पहले वाला तो आप यहाँ पे अलग से देख लो, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये N2O का मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया। तो आपको यहाँ पे यही चीज यहाँ पे बतानी है, कौन सा स्टेबल होगा, ये वाला, ठीक है। क्यों होगा, इसके अंदर माइनस ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल, ठीक है। और ये उसका पहला स्ट्रक्चर जो कि अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो दो स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन SO4 2-। तो आपको यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड का यहाँ पे आ ही गया है। तो आपको मैं बता दूं आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड किस तरीके से ढूंढने हैं। तो मैं आपको ये सब चीजें आपको मैं बताता हूँ कि आपको अंदर किस तरीके से आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड इनके अंदर ढूंढने हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको, पहले इसमें अच्छी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको करना पड़ेगा, पहला बात करता हूँ मैं यहाँ पे फॉर्मल चार्ज की बात करता हूँ। फॉर्मल चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मल चार्ज आपका सबको निकालना होता है। तो निकालने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आपका फ्री स्टेट के अंदर जो देखने को मिलेगा, फ्री स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा, माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्टेट। क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर के अंदर आपको इस तरीके से जब आप निकालोगे तो आपका वैलेंस चार्ज आ जाएगा। तो वैलेंस चार्ज जब आपका आ जाएगा तो आपका फॉर्मल चार्ज आपके एटम के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, O डबल बॉन्ड O और ये O, आपको अभी मैंने बता दिया कि किस तरीके से निकालना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको हर एक का फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, कितने वैलेंस शेल रहते हैं इसके अंदर, 5 रहते हैं ना, 5 की बात कर रहा हूं मैं, 5 तो नहीं रहते। ऑक्सीजन के अंदर 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6 किधर होगा, यहाँ पे 5 देखने को मिल रहा है, 6 नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 देखने को मिलेगा, ओके। और इसके अंदर एक ये वाला दे रखा है, एक ये दे रखा है, A1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 और ये 6 हो गया, ये इसके अंदर भी ये 5 और ये 6। तो इस तरीके से मेरा डॉट स्ट्रक्चर बन गया। कितने होने चाहिए थे मेरे ऑक्सीजन के ऊपर, मेरे को 6 होने चाहिए। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 देखने को मिल रहा है क्या आपको, यहाँ पे 6 देखने को मिल रहा है क्या आपको, हाँ 6 होने चाहिए थे, 6 है स्ट्रक्चर के अंदर। तो कितने आ गया, 0 चार्ज, यहाँ पे 0 चार्ज आ गया। इसके अंदर कितने होने चाहिए थे, इसके अंदर 6 होने चाहिए थे,
एक का कोई भी एक भी एटम का यहाँ पे 6 होने चाहिए थे, पर है कितने 5 है, तो कितना आ गया मेरा +1 आ गया यहाँ पे, चार्ज यहाँ पे +1 आ गया। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ 1 2 1, एक मिनट फिर से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बन गया यहाँ पे कितने 5 है, और कितने होने चाहिए थे आपके 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। तो क्योंकि ऑक्टेट यहाँ ऐसे ही कंप्लीट करेगा ना, 7 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मेरा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 7 आ जाएंगे। हाँ एक्स्ट्रा के और 2 यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये जो है मैंने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सबके डॉट स्ट्रक्चर बना दिए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपको देखो ऑक्टेट कंप्लीट बन गया, पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कितने आ गए, मेरे कितने होने चाहिए 6 होने चाहिए थे, एक्स्ट्रा कितने हैं 7 है, तो आगे कितना -1 चार्ज। इस तरीके से आपको चार्ज निकालने हैं। समझ गए, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गए। पहले तो मैंने इनका डॉट स्ट्रक्चर बनाया, पहले मेरा जो ऑक्सीजन का है इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। क्यों बनेगा इस तरीके का, मैं आपको इसमें ऑक्टेट गिना के दिखा देता हूँ। आप बोलोगे कि गलत बताया है, आपको ऑक्टेट गिना कर दिखा देता हूँ, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक मिनट में फिर से यहाँ पे मिटा देता हूँ ये वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरीके से प्रेजेंट है, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसके अंदर 6 1 2 3 4 5 6। तो ये इतने डॉट स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा क्यों बनाए हैं, ताकि आपका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो सके। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके जो है ऑक्टेट मेरे इस तरीके से कंप्लीट होंगे। 8 ऑक्टेट देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे भी आपको कितने ऑक्टेट देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी 8 ऑक्टेट देखने को मिलेंगे, और इधर भी आपके 8 ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो जब इनके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देखे गए एक एक ऑक्सीजन के ऊपर बीच में ऐसे इस तरीके की लाइन मारकर, जब इनके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देखे गए, तब आपका फॉर्मल चार्ज आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कुछ एवरेज फॉर्मल चार्ज की हम बात कर लेते हैं। एवरेज फॉर्मल चार्ज फॉर सम ऑक्सो एनाइन, कौन से, हमारे ऑक्सो एनाइन की बात कर लेते हैं। ऑक्सो एनाइन की हमारी यहाँ पे बात कर लेते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सो एनाइन की यहाँ पे बात करेंगे। लाइक ऑक्सो एनाइन कैसे देखने को मिलेंगे आपके, ऑक्सो एनाइन जो है CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ठीक है, PO4 3 माइनस, ठीक है, उसके बाद SO4 2 माइनस, उसके बाद NO2 2 माइनस, NO2 2 ऊपर माइनस, और ClO4 माइनस, और एक और हो सकते हैं ClO3 माइनस, और क्या आ देंगे एक और देख लेते हैं ClO2 माइनस। तो ये मेरे स्ट्रक्चर हो जाएंगे, ये मेरे ऑक्सो एनाइन है। तो इनके ऊपर आपको फॉर्मल चार्ज कैसे निकालना है वो चीज मैं बता देता हूँ। अगर आपके अंदर अगर 1 0 अगर एक ऑक्सीजन देखने को मिलेगा तो इसके ऊपर एक -1 चार्ज आएगा। अगर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा तो इसके ऊपर 0 चार्ज आएगा। अगर आपको डबल ट्रिपल बॉन्ड O देखने को मिलेगा तो इसके अंदर फॉर्मल चार्ज कैसा आएगा, +1 आएगा। और अगर इस तरीके से देखने को मिल जाए तो इसके ऊपर कैसा आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज +1, इसके ऊपर 0 और इसके ऊपर -1 आपका फॉर्मल चार्ज देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारा फॉर्मल चार्ज हमें निकाला जाता है। इसके बाद अभी अगर मैं फॉर्मल चार्ज अभी इधर निकाल लूं यहाँ पे, तो इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जब हम फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे, अगर मैं इसकी बात करूँ C डबल बॉन्ड O और O माइनस, और ये मेरा O माइनस, इस तरीके की मैंने ये CO3 2 माइनस की स्ट्रक्चर बना दी। इसके ऊपर जो मेरा है फॉर्मल चार्ज कैसे आ जाएगा, जितने हैं माइनस चार्ज अपॉन जितने भी एटम कहाँ पे जुड़े होने चाहिए। तो मेरे कितने एटम जुड़े हुए, 3 जुड़े हुए हैं, और कितने नेगेटिव एटम देखने को मिल रहे हैं, मेरे को 2 नेगेटिव एटम देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे को 2 नेगेटिव एटम देखने को मिल रहे हैं, तो मेरा -2/3 मेरा आ जाएगा फॉर्मल चार्ज आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है, जितने भी नेगेटिव चार्ज आइटम देखने को मिल रहे हैं उसको ऊपर लिखो और नीचे अपॉन 3 लिखो। तो मैं आपको इधर लिख के देता हूँ, जितने भी नेगेटिव चार्ज एटम है, नेगेटिव चार्ज एटम को ऊपर लिखो और डिवाइडेड बाय कर दो टोटल टर्मिनल एटम, टोटल जो कि सेंट्रल एटम से जुड़े होंगे वो आपका फॉर्मल चार्ज आपको देखने को मिला। तो मेरा इसका फॉर्मल चार्ज आपको देखने को मिल गया। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का फायदा क्या हुआ, फॉर्मल चार्ज जब आपने निकाला तो आपको बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना यहाँ पे मैं सिखा दूंगा। तो मैं बॉन्ड ऑर्डर की यहाँ पे बात करता हूँ। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड बिटवीन एटम्स, बिटवीन 2 एटम, जो बिटवीन 2 सेंट्रल एटम एंड साइड एटम जितने होंगे, और उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल एटम, टर्मिनल एटम। इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड निकालने हैं, कितने बॉन्ड हो गए। अभी हमने स्ट्रक्चर देखा O माइनस का C डबल बॉन्ड O आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। तो इस तरीके से आपको जो अगर स्ट्रक्चर देखने को मिल गया, तो इसकी अगर मैं बात करूं
इस तरीके से अगर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल गया तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी, कितने बॉन्ड देखने को मिले 1 2 3 4 4 देखने को मिल रहे हैं, और कितने टर्मिनल आइटम 1 2 3 3 टर्मिनल आइटम, तो मेरी बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ जाएगी 4/3। इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर और मेरा जो है मैंने क्या बता दिया आपको, फाइनल सॉरी क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मल चार्ज आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे मेरे को हाउ मेनी सिग्मा इन पाई बॉन्ड, तो आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान है, आपको पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। अगर मैं एसओ इसकी बात कर रहा है, मेरे को एसओ डबल बॉन्ड ओ और O माइनस और यहाँ पे भी O माइनस, तो मैंने इनके फॉर्मल चार्ज और बॉन्ड चार्ज आपको बता दिए है। आपको पाई और सिग्मा इसमें बताना। तो मेरे कितने पाई देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे 1 पाई और यहाँ पे 2 पाई, मेरे को 2 पाई देखने को मिल रहे हैं, और सिग्मा कितने 1 2 3 4, तो मेरे को 4 सिग्मा देखने को मिल रहे हैं। तो 4 और 2 आंसर चले जाएगा, मेरा फर्स्ट आंसर यहाँ पे चल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे O3 मॉलिक्यूल द फॉर्मल चार्ज, देखो आ गया क्वेश्चन, फॉर्मल चार्ज निकालना मैंने बता दिया। सेंट्रल एटम O का मेरे को फॉर्मल चार्ज पूछ रहा है, तो मैंने O का स्ट्रक्चर बताना चाहिए। पहले यहाँ पे O रहता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आपको देखने को मिलेगा। कैसे बनाओगे, पहले इसका ऑक्टेट कंप्लीट करो। यहाँ पे 1 2 3 है, और कितने चाहिए मेरे को 1 2 3 4, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। पर एक मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरे यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 एक्स्ट्रा डाल दिए मैंने, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा आएंगे। इसके बाद ये वाली ऑक्सीजन की बात करते हैं हम। इसके 2 बन चुके हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे और 2 और 4 बना दीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से मेरा ऑक्टेट यहाँ पे इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, हमने ऊपर भी देखा था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कितने 1 2 3 4 4 बन चुके हैं, और आपको 6 बनाने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से आपको डॉट स्ट्रक्चर देखने को मिले। फिर इनके अंदर दरारें डाल दो, कितने आ गए इनके अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे कितने होने चाहिए 6 होने चाहिए, -7 हो गया, तो इसके अंदर कितना आ गया -1 चार्ज आ गया। इसकी अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 5 आ गए, तो कितना आंसर आ गया मेरा +1 चार्ज यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अगर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको कितने देखने को मिल रहे हैं 6, और 6 होने चाहिए, तो ये मेरा कितना आ गया 0, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज 0 आ गया। तो अब मेरे को सेंट्रल एटम का फॉर्मल चार्ज पूछा गया था, तो मेरा सेंट्रल एटम का फॉर्मल चार्ज है +1, तो मेरा फोर्थ आंसर यहाँ पे चले जाएगा। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इसी के साथ मैंने आपको थ्योरी भी बता दी कि किस तरीके से आपको फॉर्मल चार्ज ढूंढने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल नेवर ओबे ऑक्टेट रूल, तो मेरा कौन सा हमारा एलिमेंट है हमारा ऑक्टेट रूल यहाँ पे ओबे नहीं करता। तो पहली बात कर ले, हाइड्रोजन बिल्कुल भी ऑक्टेट रूल यहाँ पे फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसके अंदर ड्यूप्लेट करता है। ये कैसा ड्यूप्लेट होता है, ड्यूप्लेट के फॉर्म में ड्यूप्लेट करता है, अपने आप को ड्यूप्लेट करता है, ये याद रख लेना किस तरीके से करता है, ये ड्यूप्लेट करता है, ड्यूप्लेट करता है। और इसकी अगर मैं बात करूं, इसके अंदर ड्यूप्लेट करता है, तो ये अपनी तो अपने ये जीवन में भी, ये अपने जीवन में भी, पूरे जीवन भी इसका चले जाए, तो ये अपने जीवन में भी ऑक्टेट बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर सकता। ये ऑक्टेट बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर सकता, नहीं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आपका आंसर चले जाएगा, फोर्थ आंसर यहाँ पे चले जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो फॉर्मल चार्ज ऑन द कार्बन एटम इन कार्बोनेट आयंस इज, हमारा जो कार्बोनेट आयन आपको बता दिया था मैंने, आपको कार्बोनेट फॉर्मल चार्ज आपको निकालना बता दिया था, जो मेरा एवरेज फॉर्मल चार्ज आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इस तरीके से मैंने बता दिया था कि आपको इसके अंदर फॉर्मल चार्ज ऑफ द सेंट्रल एटम यहाँ पे निकालने के लिए बोला, बता दिया था मैंने किस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे मेरे 4 और 4 देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके से आप देख लो, इस तरीके से। तो मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन कितनी चाहिए, 4 चाहिए, तो मेरा 0 फॉर्मल चार्ज यहाँ पे आ गया। कैसे आ गया, 0 मेरा फॉर्मल चार्ज आ गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम, ये मेरा फॉर्मल चार्ज पूछा था, एवरेज नहीं पूछा था। एवरेज को अलग तरीके से निकालते हैं, एवरेज का मैंने बता दिया किस तरीके से निकालते हैं आपको नोट्स में। इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ द ऑक्सीजन एटम, मेरे को ये एटम दे रखा है और मेरे को पीओ का फॉर्मल चार्ज पूछ रहा है, मतलब पीओ बॉन्ड का फॉर्मल चार्ज यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, मैं पीओ सेंट्रल एटम का तो निकालना आसान है आपको। अभी साइड एटम का जैसे मैंने आपको बता दिया था कि आपको एवरेज निकालना पड़ता है इसमें। तो एवरेज अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे O-, इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो इसमें आप कैसे निकालोगे, मैंने बता दिया था, जितने बॉन्ड है उसको डिवाइडेड बाय जितने टर्मिनल एटम है। तो मेरे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, 4 किसने लिख दिया मैंने, 4 मेरे क्या है बॉन्ड एटम प्रेजेंट, इनके अंदर 5 बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, और मेरे 4 टर्मिनल एटम देखने को मिल रहे हैं। तो आप जब इसको 5/4 करोगे,
एक मिनट, बॉन्ड, ये तो मैंने बॉन्ड ऑर्डर की बात कर ली, यहाँ पे मेरे को फॉर्मल चार्ज पूछा ना, तो फॉर्मल चार्ज के लिए आपको ये नहीं करना भाई। फॉर्मल चार्ज के लिए सबसे इजी, फॉर्मल चार्ज के लिए सबसे इजी चीज मैंने क्या बताई थी, जितने माइनस आइटम, कितने माइनस आइटम है 3, और कितने टर्मिनल आइटम है मेरे 4। तो इस तरीके से जब करोगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस में आ जाएगा आपका माइनस 0.75 आपको देखने को मिलेगा, माइनस आ जाएगा एवरेज में। तो मेरे कितने माइनस आइटम है, -3, 3 आइटम है और डिवाइडेड बाय 4, कितना आ गया मेरा, थर्ड ऑप्शन आ गया। समझ में आ गया। ब्लैंक स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था आपको इस तरीके से फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। ये मेरे फॉर्मल चार्ज, जितने भी नेगेटिव चार्ज है अपन टोटल सेंट्रल आइटम को जोड़ लोगे तो आपका फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पीओ आइटम का। इस तरीके से आपको निकालना सबसे आसान तरीके से मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम हैज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन की अगर मेरी बात कर रहा है तो मेरे कैसे होते हैं, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन की अगर मेरे को यहाँ पे बात कर रहा है तो ये मेरे हो जाते हैं हाइपोवेलेंट की, यहाँ पे बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, हाइपोवेलेंट की यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे हाइपोवेलेंट कौन कौन से हो जाएंगे मेरे, SnCl4, जो Sn की अगर मैं बात करूँ तो SN मेरा कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है मेरे को वो बता दीजिए आप बस, ठीक है। कौन से पीरियड का एलिमेंट है SnCl4 की अगर मेरे यहाँ पे आकर बात हो रही है तो मेरा जो SnCl4 है ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, प्लीज बता देंगे तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। तो Sn अगर मैं बात करूं, Sn की अगर मैं बात करूंगा, Sn का नाम क्या होता है, Sn मेरा जो नाम आ जाता है 3 के नाम से हम जानते हैं Sn, और जो मेरे कार्बन फैमिली में आ जाता है मेरा Sn, तो कार्बन फैमिली में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो 4 और 4 ये तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, तो ये मेरे ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। PCl5 पे मेरे ये 5 की अगर बात करें तो 5 और 5 मेरा कितने हो जाएंगे, PCl5 की अगर यहाँ पे बात करें तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे मेरे, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को हाइपरवेलेंट है, यही मेरा हाइपोवेलेंट आ जाएगा, मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। The number of lone pair present on n atom is in a f NF3 में, ठीक है। हम डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे, हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना काफी आसान अभी हो गया हमारे लिए, काफी इजी तरीके से बता दिया है कि किस तरीके से आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो n की अगर मैं बात करूं तो n के अंदर आ जाता है मेरा ये एक f आ जाता है, ये एक f आ जाता है और ये एक f आ जाता है। इस तरीके से मेरे f प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर 1 2 3 4 कितने आ गए, 1 2 3 4, क्या नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट, तो लोन पेयर निकालने ना, तो कितने बच गए मेरे 1 2 3, कितने बच गए, 2 ही एटम बच गए मेरे, 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बचे, कितने लोन पेयर देखने को मिल रहे हैं आपको, एक ही लोन पेयर देखने को मिल रहा है, तो मेरा सेकंड ऑप्शन चले जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इन कार्बोनेट आयन। अब भी देखा था हमने एवरेज फॉर्मल चार्ज की, अगर कार्बोनेट आयन की अगर बात करें तो कार्बोनेट आयन आपका ऐसा तरीके से होता है, कार्बोनेट आयन मेरा होता है CO2 माइनस 2, तो इस तरीके से CO3 माइनस 2 आपका कार्बोनेट आयन जो होता है आपका CO क्या हो जाता है मेरा कार्बोनेट आयन, इस तरीके से हम निकालते हैं CO3 टू माइनस मेरा आ जाएगा। तो इसको कैसे निकाला गया मैंने बता दिया था, कितने माइनस चार्ज देखने को मिल रहे हैं आपको, 2 देखने को मिल रहे हैं, 2 माइनस चार्ज, और कितने आइटम देखने को मिल रहे हैं आपको, कितने टर्मिनल आइटम देखने को मिल रहे हैं इनके अंदर, एक मिनट यहाँ पे, एक ही मिनट, आपको कितने माइनस चार्ज देखने को मिल रहे हैं इनके अंदर, कितने माइनस चार्ज देखने को मिल रहे हैं 2, और कितने टर्मिनल आइटम देखने को मिल रहे हैं 3, तो मेरा -2/3 आंसर यहाँ पे चले जाएगा। तो -2/3 मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है मेरे को। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव द मोर देन 1 लोन पेयर, आपका मोर देन 1 लोन पेयर की यहाँ पे बात कर रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन की सॉरी कार्बन बोल रहा हूँ, सल्फर और ऑक्सीजन का यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर बना के दिखा दूं तो सल्फर और ऑक्सीजन की यहाँ पे आपको क्या बता रहा है मेरे को, मोर देन 1 लोन पेयर। तो लोन पेयर के लिए आपको एक चीज यहाँ पे सबसे कॉमन चीज कोऑर्डिनेट और कॉमन चीज आपसे निकालनी पड़ेगी, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए, तब जाके आप लोन पेयर निकालना भी आपके लिए चुटकी भर का काम हो जाएगा। कैसे, चुटकी भर का काम हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे निकालते आना चाहिए। तो अभी हम थोड़े से हमारी हाइब्रिडाइजेशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन की हम थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन की यहाँ पे बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम कोवैलेंसी की। कोवैलेंसी क्या हो जाती है मेरी, कोवैलेंसी अगर पता होगा आप सबको, कोवैलेंसी हो जाती है कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कॉम्बिनेशन। क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन मेरा सिग्मा और पाई बॉन्ड का जब कॉम्बिनेशन होगा वही मेरा क्या हो जाएगी, कोवैलेंसी देखने को मिलेगी। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड की यहाँ पे अगर मैं BF3 की अगर मैं बात करूं, BF3 में आपको कितने सिग्मा देखने को मिल रहे हैं, BF3 में कितने सिग्मा, बी के कितने देखने को मिल रहे हैं 3, और F के कितने सिग्मा देखने को मिल रहे हैं, F के 1 सिग्मा देखने को मिल रहे हैं। तो इनकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, कोवैलेंसी मेरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, कोवैलेंसी यहाँ पे कोवैलेंसी आपकी बोरॉन की 3 हो जाएगी और फ्लोरीन की 1 हो जाएगी। इस तरीके से आपको कोवैलेंसी करनी है याद, ठीक है। मिल गया कि ये यार नहीं आगे यहाँ पे बना के नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन को अच्छी तरीके से जानेंगे। यहाँ पे अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की यहाँ पे बात करूंगा तो प्लीज आप अच्छे से यहाँ पे समझना है आपको। कोऑर्डिनेशन
तो इसमें अगर बात करेंगे शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन की, यहाँ पे बात कर लेते हैं शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, हैंड रिटन नोट से मैं चलते हुए लेक्चर में अगर मैं बना रहा हूं तो आपको पता होगा कि किस तरीके से करते हैं। तो शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन में पहला आता है ए बी एन एल एम। क्या आएगा? बी ए बी एल एन एल एम। ए जो मेरा होता है, ए मेरा हो जाता है सेंट्रल एटम। क्या हो जाता है मेरा? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हो जाएगा इस तरीके से मेरा। तो इसको मैं सी ए से डिनोट करूंगा। कैसे? सी ए से डिनोट करूंगा। बी जो है मेरा, बी की अगर मैं बात करता हूं, बी मेरा जो है साइड एटम हो जाएगा, साइड एटम हो जाएगा, साइड एटम। तो मैं इसको एस ए से डिनोट करूंगा। इस तरीके से अगर डिनोट करूंगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आपको जब फाइंड करना है एन और एन एंड एम की, जब फाइंड करना है आपको, जब फाइंड करना है एन और एन को, तो आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे फाइंड करना है एन और एम को, यहाँ पे किस तरीके से फाइंड करना है। यहाँ पे क्या है? ये डी जो है मेरा साइड एटम है, साइड एटम है, एस ए। इसको थोड़ा सा हैंग हो रहा होगा मेरा लैपटॉप, आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद फाइंड एन एंड एम। मेरा यहाँ पे एन एंड एम को आपको फाइंड करना है। तो इसके अंदर क्या करना है? पहले यहाँ पे किस तरीके से करना है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे डबल रिटर्न आ गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बी क्या बताया था मैंने? बी मैंने बताया था साइड एटम, साइड एटम बताया था मैंने, साइड एटम एस ए। और आपका फाइंड एम एन, एन एंड एम को फाइंड करना है यहाँ पे। तो एंड और एम को अगर मेरे को फाइंड करना है तो कैसे करूंगा? मैं काउंट करूंगा। क्या करूंगा? काउंट करूंगा इलेक्ट्रॉन को, टू काउंट करूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और उनको डिवाइड क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय 8 कर दूंगा। तो मेरा क्या आ जाएगा? एन और एम की वैल्यू आ जाएगी। जो मेरा क्वेश्चन रहेगा, जो मेरा क्वेश्चन रहेगा वो मेरा क्या रहेगा? क्या रहेगा? मेरा एन रहेगा और एन रहेगा। जो मेरा एम एन, अगर मैं बात करूं एन की मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एन वो जो हो जाता है मेरा सिग्मा बॉन्ड। और जो मेरा रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर जो रहेगा, जब आप डिवाइड करोगे, जो मेरा रिमाइंडर रहेगा उसको r/2 कीजिए, तब आपका m आएगा। और m आपका क्या होगा? लोन पेयर होगा। इसको अगर आप अच्छे तरीके से कर लोगे, जब आपके अंदर हाथ में अगर कमांड आ गया अच्छे तरीके से, जब आप इसको करना शुरू कर दोगे तो आपको आसानी से स्ट्रक्चर बनाना, आपका बाएं हाथ का खेल यहाँ पे हो जाएगा। आपको बहुत आसान तरीके से आप n+l के रूल को यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। पर ये जो फॉर्मूला के अंदर एक एक्सेप्शन है, अगर इसको आपको अप्लाई करना है तो ये हमारे सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन एटम के लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होते। सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं मैं, जिनके ये अगर ये साइड एटम में, आपको साइड एटम में हाइड्रोजन या फिर और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज देखने को मिल जाए, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो इन दोनों में से आपको जो भी दिखने को मिल जाए, उनमें ये वाली जो पहला वाला जो मैंने चीज बताई है उसको फॉलो प्लीज मत करना। उसके अंदर ये ए बी, ये जो फॉर्मूला है, एक मिनट गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्यों ये परेशान करता है मेरा लैपटॉप, मेरे को पता नहीं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, थोड़े देर में आपको यहाँ पे आते हुए दिख जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सेंट्रल एटम हो जाए एच एन, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज यहाँ पे नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ये जो है मैंने फॉर्मूला जो बताया था, काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको देखने को बताया था, डिवाइडेड बाय 8 की बात की थी। उसमें ये वाला जो फॉर्मूला है वो आप अप्लाई नहीं करेंगे। ये वाले फॉर्मूले की जगह पे आपका न्यू फॉर्मूला यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ABNLM आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर H एटम आपका सराउंडिंग एटम है, तो आपको N को क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ H एटम करना पड़ेगा। नंबर ऑफ H एटम जितने प्रेजेंट हो गए वो आपका N हो जाएगा। और m की अगर मैं बात करूं, m की यहाँ पे बात आ जाती है वैलेंसी ऑफ द सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ h एटम, नंबर ऑफ h एटम डिवाइडेड बाय मेरा 2 जब करोगे तब आपको इस तरीके से आपको आंसर देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, अगर मैं बात करूं NH4 प्लस की, यहाँ पे बात कर लेते हैं NH4 प्लस की। अगर बात करूं नाइट्रोजन में, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती 5 और एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, तो 4 बच गए। 4 माइनस 4 कितना हो गया? डिवाइडेड बाय 2 आ गए। कितना आ गया मेरा? तो यहाँ पे आपको m की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो मेरा क्या बन जाएगा? यहाँ पे AB4L 0 आ गया। यहाँ पे m की वैल्यू मैंने निकाली और n की वैल्यू तो आपको निकालना आ ही गई है। और मेरा डायरेक्ट एटम, अगर मेरा NH
टू माइनस की अगर मैं बात करूं तो माइनस में मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, तो एक्स्ट्रा अगर आ गया है तो एन के ऊपर वैलेंस के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, एक एक्स्ट्रा आ गया, 6 माइनस 2 करूंगा, 6 - 2 करूंगा, डिवाइडेड बाय मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से मेरा कितना आ जाएगा, 4/2 देखने को मिलेगा और मेरी कितना आ जाएगी, एम की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मेरा यहाँ पे क्या बनेगा, AB4 AB2L2। इस तरीके से आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर आप यहाँ से निकाल सकते हो। और जब ये निकाल लोगे तब आपको एक चीज में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। इससे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। जब N+L रूल को जब आप फॉलो करोगे तो बहुत ही इजी तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। अगर मैं बता दूं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की, अगर आप N+M करते हो, N+M अगर करते हो तो N आपको बता दिया मैंने सिग्मा होता है और M मेरा लोन पेयर होता है। तो अगर आप N+L करते हो तो अगर आपको 2 मिलता है तो मेरा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, इनके अंदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मेरी sp हो जाती है। और अगर इनके अंदर 3 देखने को मिलता है तो मेरी कौन सी हो जाती है, sp2 हो जाएगी। आपको अगर 4 देखने को मिल जाएगा तो आपके हो जाएंगे sp3 देखने को मिल जाएगी। और उसके अंदर अगर आपको 5 देखने को मिल जाएगा तो आपको 5 के अंदर कौन सी हो जाएगी, मेरी sp3 डी देखने को मिलेगी। इसी तरीके से 6 7 के लिए भी आप इसी तरीके से करोगे। 6 के लिए आपके हो जाएगी sp3d2 इस तरीके से आपको हो जाएगा। और 7 के लिए अगर मैं बात करूंगा, 7 की अगर बात यहाँ पे आ जाती है तो sp3d3 इस तरीके से आपकी पूरी वैलेंसी की हमने यहाँ पे बात कर ली। आपकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे खत्म हो गई। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, इस तरीके के अगर आप फॉलो करोगे तो आपको आसान तरीके से हाइब्रिडाइजेशन बनाने आ जाएगी। जब आप हाइब्रिडाइजेशन बनाना शुरू करोगे तो आपको पूरे हाइब्रिडाइजेशन का टेबल याद करना पड़ेगा। जो एसवी में 2 उनके नाम याद करने पड़ेंगे। ये लीनियर होता है, कैसा होता है, लीनियर होता है इसके अंदर। और इसके अंदर आपको अगर आपको 3 पूरे के पूरे सिग्मा मिल जाएंगे तो इसका अलग हो जाएगा। अगर इसमें आपको इसके अंदर 2 चीज हो सकती है, या तो पूरे 3 सिग्मा होंगे या तो 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर भी हो सकता है। इस तरीके से आपको केसेस देखने को मिलेंगे। इसके अंदर भी क्या होगा, पूरे के पूरे 4 सिग्मा देखने को मिलेंगे, या तो फिर दो सिग्मा, यहाँ पे 3 सिग्मा या फिर 1 लोन पेयर देखने को मिलेगा, या तो फिर यहाँ पे दो सिग्मा और 2 लोन पेयर देखने को मिल सकते हैं आपको। इस तरीके के आपको इसके अंदर फेजेस देखने को मिलते हैं और इनके आपको नाम याद करने पड़ेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में टेबल बना दिया है इसके बारे में। तो आपको जब ये आसानी से आपको जब ये सीख जाओगे तो आपके नाम भी हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम नाम भी आसान तरीके से, तो आपको यहाँ पे पता चल गया ना किस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन यहाँ तक आपको निकालने आ गई। N+M रूल को फॉलो करके हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे फॉलो कर ली। अच्छी तरीके से यहाँ पे नोट्स हमारे बन गए। ठीक है, इसके बाद अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कौन से क्वेश्चन पे थे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव द मोर देन 1 लोन पेयर। तो 1 लोन पेयर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आ गया, यहाँ पे A+B की करोगे, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन आइटम है नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आइटम है तो इसको आप कर सकते हो AB4। और L की अगर मैं बात करूँ तो 4 में से सेंट्रल एटम की वैलेंसी 4 - 4 0 हो जाएगी, तो AB4L0 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उस पर SF4 की अगर मैं बात करूँ, SiF4 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे SiF4 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने देखने को मिल रहे हैं आपको, टोटल इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे SF4 में भी। SF4 में भी आप करते रहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 8 की यहाँ पे बात आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ AB4L0। ठीक है, और एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जो आप हाइड्रोजन के लिए यूज कर रहे हो वो जो फॉर्मूला आप फ्लोरीन फैमिली के लिए भी फैमिली के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वही फॉर्मूला आप फ्लोरीन फैमिली के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जब आपको वो जो आंसर आ जाएगा तो आप फ्लोरीन फैमिली के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप जब फ्लोरीन फैमिली के लिए यूज करोगे तो आपको सेम चीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा, AB4L0 आपको देखने को मिलेगा। तो AB4L0 यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक मिनट गाइस, इसको पता नहीं मौत क्यों आ जाती है, थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, हाँ कट गया। ठीक है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। तो फ्लोरीन फैमिली के लिए भी सेम चीज आप यूज कर सकते हो। फैमिली के लिए भी आप जो हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला लगा रहे हो वही चीज आप इसके लिए भी यूज कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB4L0। तो यहाँ पे भी L0 देखने को मिलेगा। SO2 की अगर मैं बात करूँ तो SO2 की आप कैसे निकालोगे, SO2 का निकालोगे तो आपको निकालना है 6 + 6 + 6 कितने हो जाएंगे, 6 + 6 क्यों किया मैंने, कार्बन के ऊपर एक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे काउंट द नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 2 O के अंदर कितनी होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं। तो 6 2 दिख रहे हैं और एक सल्फर का 6 + 6 कितने हो गए, टोटल इतने हो गए। डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, 8 करूंगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 6 + 6 3 18/8 कितना हो जाएगा, 18/8 की अगर मैं बात करूँ तो मेरा क्वेश्चन कितना आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेरे को कितना आ जाएगा 9/4 आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। और मेरा क्वेश्चन कितना आ जाएगा,
8 वन जा 8 टू जा आएगा क्या इसके अंदर? तो इसको 8 से डिवाइड करो प्लीज। 8 से अगर डिवाइड करोगे तो बहुत आसान तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको वैसे डिवाइड नहीं करना है आपको, क्वेश्चन नहीं रिमाइंडर निकालने हैं। तो 8 टू जा कितना हो जाता है? 8 टू जा 16 हो जाता है। 16 हो जाता है। 16 से जब करोगे तो 2 रिमाइंडर आ गया। तो मेरे क्वेश्चन कितने आ गए? तो मेरे n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और मेरे क्वेश्चन की वैल्यू आपको पता, n की वैल्यू रिमाइंडर की वैल्यू 2/2 करते तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आपको पता है रिमाइंडर की वैल्यू को डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे मेरे को SO2 में आपको एक लोन पेयर देखने को मिल रहा है। तो कितना बन गया? AB क्वेश्चन n की वैल्यू 2 और l कितना आ गया मेरा? 1 आ गया। अब इसके बाद जितने भी मैं क्वेश्चन करूंगा आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं खुद से। मैं अभी डायरेक्ट यहाँ पे लिखना शुरू कर दूंगा। तो इसमें कितना आ गया? मेरे एक लोन पे आ गया। एक्सी F6 में भी सेम करोगे आप। ऐसे F6 में अगर मैं बात करूं तो F के अंदर कितना होता है? F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे? 7। तो 7 प्लस 7 प्लस एक्सी मेरा क्या होता है? हेलोजन ग्रुप है, तो प्लस 8 डिवाइडेड बाय 8 करोगे। 7 प्लस 7 कितना हो जाता है मेरा? 14। 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा मेरा? और 14 प्लस 8 मेरा हो जाएगा 22/8। 22/8 आ जाएगा। और इसी तरीके से जब आप सॉल्व करोगे 22/8 को तो बहुत आसान तरीके से आपका क्या आ जाएगा? आपका जो n की वैल्यू आ जाएगी मेरी, यहाँ पे आपको n की वैल्यू आती हुई दिखेगी 4 और लोन पेयर की n की वैल्यू यहाँ पे आती हुई दिखेगी 2। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे आती हुई दिखेगी 2। अगर डिवाइडेड बाय 8 करोगे n की वैल्यू यहाँ पे आती हुई दिखेगी 2 और m की वैल्यू यहाँ पे आती हुई दिखेगी क्या? यहाँ पे आपको m की वैल्यू यहाँ पे आती हुई दिखेगी 3। क्या देखने को मिलेगी? 3 देखने को मिलेगी। यहाँ पे 3 देखने को मिलेगी। n की वैल्यू आपको 3 देखने को मिलेगी। तो इसमें मेरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? AB2L3। तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा देखने को मिल रहा है? सेकंड ऑप्शन में मेरे को नंबर ऑफ लोन पेयर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन आपको फाइंड करने हैं, इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर बताने हैं, इसी तरीके से आपको आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अभी हम ये जो तीनों स्ट्रक्चर है, अगर आप इन तीनों की अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, यहाँ पे इन तीनों की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आपकी आ जाएगी AB4L0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? AB4L0। तो AB4L0 की मैंने आपको बता दी थी कि AB4 अगर L0 होगा तो टोटल लोन पेयर ऑफ सिग्मा क्या आ जाएगी मेरी? यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल जाएगी मेरे को। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है कि यहाँ पे तो अगर 4 अगर होगा और मेरा 0 होगा तो आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको देखने को मिल जाएगी तो sp3 में 3 केसेस बनते हैं। कौन कौन से केसेस बनते हैं sp3 में? sp3 में 3 केसेस बनते हैं। या तो चारों के चारों सिग्मा और लोन पेयर 0 हो जाएंगे, या तो आपको 3 सिग्मा 2 एक लोन पेयर दिखेगा, या तो आपको 2 सिग्मा या फिर 2 लोन पेयर देखने को मिलेंगे। तो ये लोन पेयर की बात कर रहा हूं मैं। तो इनके नाम भी अलग अलग हो जाएंगे। तो ये मेरा कैसा हो जाता है? टेट्रा हेड्रल। ये मेरा हो जाता है टेट्रा हेड्रल नाम आ जाता है इसका। इसके बाद ये मेरा हो जाता है पिरामिडल। क्या आ जाएगा? पिरामिडल। क्या आ जाएगा? पिरामिडल। और ये मेरा क्या आंसर आ जाएगा? मेरा एंगुलर। क्या आ जाएगा? एंगुलर। यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। तो आपको ये सब चीजें इस तरीके से मैं आपको इनके नाम याद दिलाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन नाम याद दिलाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के थ्रू। तो यहाँ पे जो है इन तीनों की अगर आप निकालोगे तो आपको एल और एम की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? ये तीनों भी कैसे? टेट्राहेड्रल है। SF6 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर AB6 क्या हो जाएगा? AB6। ठीक है, और L आपको मैंने हाइड्रोजन के लिए क्या बताया था? हाइड्रोजन के लिए मैंने ये बताया था सेंट्रल एटम की वैलेंसी कितनी है। S कौन से इसमें आ जाता है मेरा? AB6L0 आ जाएगा मेरा। इसका लोन पेयर मेरा AB6L0 आ जाएगा। ठीक है, AB6 अगर मेरा L0 आ रहा है, AB6 अगर मेरा L0 यहाँ पे आ रहा है तो इसके हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं बता दूं आपको तो इसके कितने इसके अंदर कैसे आ गया मेरा? 6 आ गया। तो 6 के अंदर हमने देखा था sp3d2 sp3d2 देखा था हमने। sp3d2 हमारी 6 लोन पेयर की यहाँ पे बात की थी। यहाँ पे कितने केसेस देखने को मिलेंगे? हमें 3 केसेस देखने को मिलते हैं। एक 6 सिग्मा होंगे, 0 लोन पेयर देखने को मिलेगा। ओके, एक होता है 5 सिग्मा देखने को मिलेगा, 1 लोन पेयर। और एक और चीज होती है यहाँ पे 4 सिग्मा देखने को मिलेंगे और 2 लोन पेयर। और इनके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका नाम हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल। इसका नाम हो जाता है, इसका अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर पिरामिडल के हमने स्क्वायर बाई पिरामिडल, ये मेरा बाई पिरामिडल मिडल। और इसके अंदर क्या होता है मेरा? स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। इस तरीके से याद रख लेना, स्क्वायर पिरामिडल। और सेकंड थर्ड वाला जो है मेरा वो क्या हो जाता है? आपका स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर देखने को मिलेगा। तो ये मेरा ये वाला जो स्ट्रक्चर है मेरा कैसा है? स्क्वायर बाई पिरामिडल आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा ऑक्टाहेड्रल नहीं है, तो फोर्थ आंसर चल जाएगा। इसी तरीके से हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे इनमें हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर इन द इलेक्ट्रॉन? तो आपको मैंने बता दिया था कि टेट्राहेड्रल में हमारी कितने हो जाते हैं? 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर देखने को मिलेगा। तो मेरा सेकंड आंसर जाना चाहिए मेरा 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे को 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर की अगर यहाँ पे बात कर रहा है तो मेरा टेट्राहेड्रल यहाँ पे आंसर जाना चाहिए।
हाँ, तो 3 बॉन्ड पेयर की बात कर रहा है और एक लोन पेयर की यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर की यहाँ पे बात कर रहा है। तो मेरा टेट्राहेड्रल नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर देखने को मिलते हैं। पिरामिड के अंदर आपको 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर देखने को मिलता है, तो मेरा फोर्थ आंसर जाना चाहिए। ट्राइगोनल प्लेनर की अगर मैं बात करता हूँ, ट्राइगोनल प्लेनर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ट्राइगोनल प्लेनर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर देखने को मिलेगा। और अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 6 सिग्मा और 0 लोन पेयर देखने को मिलेगा। तो मेरा एक ही ऑप्शन आ जाता है, मेरा फोर्थ ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मॉलिकुलर फॉर्मूला एंड द शेप ऑफ द सम गिवन बिकम चूज द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच यहाँ पे पूछ रहा है, तो मेरा इनकरेक्ट यहाँ पे अगर मैच पूछ रहा है, 1 मिनट यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है मेरा गाइस, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे AB3 और एल कितना आ जाएगा मेरा, नाइट्रोजन में 5 होते हैं, 5 में से 3 गए, कितने बच गए मेरे 2 और एल AB3L1। तो ये मेरा ट्राइगोनल पिरामिडल है क्या, ये ट्राइगोनल AB3L1 का मेरा ट्राइगोनल पिरामिडल होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता। तो मेरा फर्स्ट ही आंसर जाना चाहिए मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। तो मेरा AB3 AB3L1 की अगर मैं बात करूं, AB3L1 की जो है मेरा पिरामिडल तो आ जाता है, पिरामिडल तो आ जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल भी ये स्ट्रक्चर बना लेगा, तो ये पिरामिडल तो है। SF4 की अगर मैं बात करूं, तो ये AB4L1 AB4L1 4 और 5 कितने हो जाते हैं, 4 और 5 की अगर मैं बात करूं, 4 और 1 क्या है, सी सॉ होता है, सी सॉ होता है। तो मेरा सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ClF3 की AB3L2 AB3L2 मेरा टी शेप होता है, एकदम सही कह रहा है। AB3L2 मेरा जो होता है, AB3L2 मेरा टी शेप होता है। और उसका AB5L0, सॉरी यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लोन पेयर नहीं। तो मेरे कितने हो जाते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाते हैं, मेरे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाते हैं मेरे AB5L0। और जो मेरे AB3L1 हो जाते हैं, पिरामिडल भी बोल सकते हैं और ट्राइगोनल पिरामिडल भी। मेनली आपके एनसीईआरटी में पिरामिडल नाम दिया है, ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं दिया है, तो आप इसको मान लो ट्राइगोनल पिरामिडल जैसा दिखता है। तो मेरा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इंकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। शेप ऑफ XeO F2 ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी। जो मैंने अभी आपको जो बताई ना, जो मैंने आपको बॉन्ड बताया, ये सब चीजें बताई, वो VSEPR थ्योरी ही थी। उसी थ्योरी से मैंने आपको इसको सॉल्व करना बताया है और वही चीज की बात कर रहा है। VSEPR थ्योरी मतलब हाइब्रिडाइजेशन ढूंढना है, इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे बात नहीं कर रहा है। XeFO4, तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आ जाएगा मेरा XeOF2 का आ जाएगा। यहाँ पे आपको आसानी से इसको निकला है, AB3L2 आपको आंसर आते हुए दिखेगा। तो AB3L2 में आपका यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने आ जाएगी। तो AB3L2 की अब भी देखिए हमने कैसे होती है, 3 और 2 टी शेप्ड होती है, ऑलमोस्ट टी शेप देखने को मिलता है। तो मेरा आंसर क्या चला जाएगा, फोर्थ आंसर यहाँ पे जाते हुए दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आउट ऑफ N2O SO2 I3 प्लस I3 माइनस H2O NO2 एंड द लीनियर स्पीसीज आर। तो लीनियर स्पीसीज की अगर मैं बात करता हूं, तो लीनियर स्पीसीज की अगर यहाँ पे बात हो रही है, ये N2O नहीं होना चाहिए यहाँ पे। N2O की अगर मैं बात करूं, तो लीनियर स्पीसीज की यहाँ पे बात करें, तो ये मेरा लीनियर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा लीनियर हो जाएगा। उसके बाद मेरा I3 माइनस भी मेरा लीनियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे N3 माइनस भी मेरा लीनियर देखने को मिलेगा। और बाकी के जो है, ये जो है मेरा बेंच शेप हो जाएंगे, ये दोनों भी मेरे कैसे हो जाएंगे, बेंच शेप देखने को मिलेंगे। तो आपको लीनियर स्ट्रक्चर कौन से देखने को मिले, N2O और I3 माइनस और N3 माइनस। एग्जाम में कर लेना या फिर घर पे प्रैक्टिस कर लेना, काफी आसान तरीके से मैंने बता रखा है। लीनियर स्पीसीज की अगर मैं बात कर रहा है, तो लीनियर की अगर मैं बात कर दूं, तो इसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी, एक सिग्मा देखने को मिलेगा आपको, सॉरी 2 सिग्मा देखने को मिलेंगे, एक नहीं। और एक और लीनियर शेप की अगर मैं बात करूं, आपका एक और लीनियर शेप यहाँ पे बन जाता है। एक में हो जाता है 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर। अगर आपको 3 लोन पेयर अगर देखने को मिल जाएंगे, तो आपका भी ये भी आपका लीनियर शेप बनाता है। तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, sp3d आपका हाइब्रिडाइजेशन रहती है इस तरीके की, sp3d आपकी हाइब्रिडाइजेशन रहती है, और इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये दोनों भी स्ट्रक्चर जो होते हैं मेरे लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं। sp और sp3dt में 2 सिग्मा 3 लोन पेयर देखने को मिलेंगे, तो ये मेरी लीनियर हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो मेरा आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, नहीं फर्स्ट नहीं, मेरा आंसर जाएगा, आंसर मेरा सेकंड आंसर यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं यहाँ पर।
द मॉलिक्यूल दैट हैज द लीनियर स्ट्रक्चर अब भी देखा हमने NO2 का, हमने अभी लीनियर स्ट्रक्चर देखा था कि हमने, पर NO2 जो है हमारा ऑल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये बिल्कुल भी ये ऑल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो गलत आंसर आ जाएगा। NO2 की है कैसा है मेरा ऑल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो यहाँ पे जो है, एक मिनट गाइस, बाकी के देख लेते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा बाद में आ जाएगा। SO2 है जो मेरा लीनियर आ जाएगा, इसके अंदर लीनियर स्पीसीज अगर मैं निकालूँ आपको, तो आपको बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। ऑक्सीजन का आ जाएगा 6+6+ कार्बन का आ जाएगा मेरा, कार्बन के कितने हो जाते हैं 4 हो जाते हैं, डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। 6+6+4 कितना हो जाएगा मेरा 16 हो जाएगा, और 16/8 कितना आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। तो ये इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा AB2L0, इसके अंदर कोई भी रिमाइंडर बचा नहीं, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। और इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे NO2 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे NO2 की अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ी देर में आ जाएगा गाइस। NO2 की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। उसके बाद SO3 की अगर मैं बात करता हूँ, SO3 जो है मेरा ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब, ट्राइगोनल प्लेनर का आपको बता दिया है कि आपका ट्राइगोनल प्लेनर का शेप कैसे बनता है, आपका AB3 आपका ट्राइगोनल प्लेनर का जो बनता है शेप, ट्राइगोनल प्लेनर का AB3L0, AB3L0, ये AB2L0, ठीक है। SiO2 जो होता है मेरा, SiO2 जो होता है मेरा टेट्राहेड्रल, कितना होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का आपको बता दूं कि AB4L0 होता है, AB4L0 देखने को मिलता है। इस तरीके से आपको किसी ने भी बताया नहीं होगा जो है, तो आपको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन चले जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करता हूं। The geometry of the electron pair around the S in SF6 is, तो ज्योमेट्री जो S की यहाँ पे पूछ रहा है, तो S की कैसी होती है SF6 में, तो मैं आपको SF6 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ जाता है AB6L0 मेरा हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। तो AB6L0 जो होता है मेरा, AB6L0 होता है, L0 होता है स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल आपको देखने को मिलता है। या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल के अलावा इसका एक और स्ट्रक्चर का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है। स्क्वायर बाय पिरामिडल आपका देखने को मिलता है। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल का आ जाता है AB5L0, AB5L0 हो जाता है। स्क्वायर बाय पिरामिडल का अगर मैं बात करूं, स्क्वायर बाय पिरामिडल के यहाँ पे अगर बात कर रहा है तो इसके अंदर AB5L1 हो जाता है, AB5L1। पेंटागोनल प्लेनर की अगर यहाँ पे बात कर रहा है, पेंटागोनल प्लेनर के यहाँ पे बात कर रहा है तो AB5L2 हो जाता है। ये और नेक्स्ट केसेस 7 तक चल जाता है, आपका 6 तक ही जाएगा, इतना दूर नहीं जाएगा। AB5L0 आपका आंसर आता है, AB5L0 नहीं L2, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा AB5L2 कर देना प्लीज, ठीक है। अगर मैं मिटाने जाऊंगा तो ये पूरा रब कर देगा, तो AB5L2 आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट आंसर जाते हुए दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तीसरी क्वेश्चन करने हमें, काफी बड़ा हो जा रहा है लेक्चर, क्योंकि भाई केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दिमाग के बाहर चली जाती है इंसानों के, मेरे को दिमाग के बाहर जाती है तो आपकी क्यों नहीं जाएगी, तो इस तरीके से आपको प्लीज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसके AB3L0 आ जाएगा, AB3L0 आ जाएगा मेरा इसका आंसर, और NCl3 का AB3L1 AB3L1 आ जाएगा। तो इसके शेप की अगर मैं बात करूं, AB3L0 की आपको बता दी थी मैंने, क्या आ जाता है AB3L0 मेरा, क्या जाता है AB3L0 मेरा ट्राइगोनल प्लेनर देखने को मिलेगा। AB3L1 जो मेरा टेट्राहेड्रल के बाद कौन सा होता है, पिरामिडल, AB3L1 क्या आ जाएगा, पिरामिडल। मेरे को टेबल याद है, इसलिए मेरे को सारे नाम अच्छे तरीके से याद हो रहे हैं, और तो आपको भी इसी तरीके से याद करने हैं। तो प्लेनर की बात करें, ट्राइगोनल, इनका नाम देख लो, आपको हैज द नो लोन पेयर बट द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट द सेंट्रल एटम आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा जो है सेकंड ऑप्शन एकदम सही लग रहा है, क्योंकि सेंट्रल एटम में आपको एक लोन पेयर देखने को मिल रहा है, और BCl3 में एक भी लोन पेयर देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वाले पार्ट का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर ऑन द सेंट्रल एटम आर नॉट इक्वल। तो कौन सा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में सेंट्रल एटम आपका बिल्कुल भी नहीं है, तो आप मेरे को बता दीजिए क्या बोल रहा है ये, मॉलिक्यूल नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम आर नॉट इक्वल। बोन पेयर और लोन पेयर में आपका नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं है, कौन से फॉर्मूले में आपका आंसर जाना चाहिए। तो अगर मैं करूं H2O की अगर मैं बात करूं, H2 की अगर मैं बात करूं तो AB2L2 आ जाएगा, यहाँ पे भी इक्वल आ गए। उसके बाद I3 प्लस की अभी हमने बात की थी ऊपर क्वेश्चन में, AB3L2 आ जाता है, इसका AB3L2 आ जाता है, और उसके अंदर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम आर नॉट इक्वल की यहाँ पे बात कर रहा है। तो I3 माइनस का अगर मैं बात करूं, I3 माइनस को आपको पता है ना कैसे लिखते हैं, I3 I2 प्लस देखने को मिलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, नहीं यार, ये तो AB2 ही आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा AB2 आ जाएगा, इसको 2 कर लेना भाई, AB2L2 आ जाएगा यहाँ पे। तो I3 प्लस I3 माइनस की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा AB2L3 देखने को मिलेगा, AB2L3 देखने को मिलेगा।
Ab2L3 देखने को मिलेगा। तो ये मेरा अनइक्वल देखने को, लोन सेंट्रल एटम और आर नॉट इक्वल, तो Ab2L3 देखने को मिलेगा। एसेंशियल की अगर बात करोगे तो यहाँ पे Ab2L2 आपको स्ट्रक्चर प्लीज देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे पूरी केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 1 खत्म होता है विद थ्योरी। ठीक है, थ्योरी भी आपको अच्छे तरीके से बता दी है, और ये थ्योरी का भी आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। थ्योरी सेंड करूंगा पहले थ्योरी, और उसका पूरे जो मेरे 4 लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं आपको क्वेश्चन बैंक यहाँ पे सेंड करूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, आपको नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जिसमें हम 30 क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, सी यू सून।